आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी में उतर रहे हैं जो सतह पर तो एक रॉकेट की तरह उड़ रही है। बिल्कुल। बिक्री तेजी से बढ़ रही है, मुनाफा आसमान छू रहा है। नाम है सेन्योरेस फार्मास्यूटिकल्स। लेकिन इन शानदार आंकड़ों के नीचे कुछ ऐसे सवाल छिपे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। तो हमारे सामने है कंपनी की Q1 और Q2 वित्तीय वर्ष 2026 की निवेशक प्रस्तुतियां और अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट्स। बिल्कुल लेटेस्ट डेटा। और आज हमारा मकसद इन दस्तावेजों को खंगाल कर ये पता लगाना है कि क्या ये रॉकेट सच में चांद पर जाएगा या बीच रास्ते में ही इसका ईंधन खत्म होने का खतरा है। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको इस तरह का गहरा विश्लेषण पसंद आता है और आपको लगता है कि इससे कोई वैल्यू मिल रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि सेन्योरिस फार्मा का खंडा असल में है क्या, ये कंपनी करती क्या है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक रिसर्च पर आधारित दवा बनाने वाली कंपनी है। लेकिन इनकी दुनिया आप कह सकते हैं दो हिस्सों में बटी हुई है। अच्छा। एक तरफ है रेगुलेटेड बाजार, अमेरिका, कनाडा, यूके जैसे देश, जहां नियम कानून बहुत सख्त होते हैं। बिल्कुल। और यहाँ से इनकी लगभग 65 से 70% कमाई आती है। दूसरी तरफ है उभरते बाजार, जिसमें भारत और दूसरे देश आते होंगे। हाँ, 40 से ज्यादा देशों में फैला हुआ इनका नेटवर्क है जो बाकी 30-20% हिस्सा लाता है। और इनके बिजनेस के 4 इंजन बताए जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। पहला इंजन है इनके खुद के जेनेरिक प्रोडक्ट्स, मतलब ओन एंड प्रोडक्ट्स, जो ये अमेरिका जैसे सख्त बाजारों में बेचते हैं। ठीक है। दूसरा है CDMO, CMO, मतलब दूसरी दवा कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर दवा बनाना और डेवलपमेंट करना। ओके, मतलब दूसरों के लिए काम करना। सही। तीसरा है भारत का ब्रांडेड जेनेरिक्स बिजनेस, जहां ये अस्पतालों को क्रिटिकल केयर इंजेक्टेबल्स देते हैं। और चौथा है API बिजनेस, API मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, दवा का कच्चा माल। एकदम सही। ये कच्चा माल भी खुद बनाते हैं। ठीक है, ये तो हुई बिजनेस की बनावट। लेकिन यहाँ वो कौन सी खास बात है जो सेनोलिस को भीड़ से अलग करती है? इनकी प्रतिस्पर्धी बढ़त, जिसे मोट कहते हैं, वो क्या है? यहीं पर कहानी दिलचस्प होती है। इनका सबसे बड़ा मोट है अमेरिका के अटलांटा में इनकी अपनी फैक्ट्री। अमेरिका में फैक्ट्री? ये तो काफी महंगा सौदा होगा। भारत से बनाकर भेजना ज्यादा सस्ता नहीं पड़ता? यही तो सारा खेल है। पहली नजर में महंगा लगता है, लेकिन इसके फायदे बहुत गहरे हैं। पहला, आज के माहौल में जब देशों के बीच ट्रेड वॉर और टैरिफ का खतरा बना रहता है, ये उससे पूरी तरह सुरक्षित है। अच्छा, ये एक बड़ा पॉइंट है। और दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, इनकी फैक्ट्री को DEA यानी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेशन मिला है। उन दवाओं पर भी काम कर सकते हैं जिन पर सरकार का बहुत सख्त नियंत्रण होता है। एकदम सही। ये एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस बना सकते हैं और बाय अमेरिकन एक्ट के तहत सीधे अमेरिकी सरकार को सप्लाई कर सकते हैं। अरे वाह! इस सेगमेंट में घुसना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ कंपटीशन कम और मार्जिन ज्यादा स्थिर होते हैं। ये एक ऐसी खाई है जिसे पार करना किसी भी प्रतियोगी के लिए आसान नहीं। सही। और ऊपर से कच्चा माल यानी API भी खुद बनाने से इनकी सप्लाई चेन पर पकड़ मजबूत होती है और लागत भी कंट्रोल में रहती है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो कई तरफ से खुद को बचाता भी है और आगे भी बढ़ता है। बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं कि ये सब कागज पर यानी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कैसा दिखता है। कमाई की क्या कहानी है? कहानी काफी शानदार है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने यानी H1 FY26 में इनकी कुल आय लगभग 300 करोड़ रुपए रही है। 300 करोड़ सिर्फ 6 महीने में? हाँ, और ये पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 66% ज्यादा है। 66%, ये तो बहुत तेज ग्रोथ है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। मैनेजमेंट पूरे साल के लिए आय में 50% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहा है, जो इसे 600-650 करोड़ तक ले जाएगा। मतलब ग्रोथ की रफ्तार बहुत तेज है। लेकिन क्या ये ग्रोथ मुनाफे में भी बदल रही है? EBITDA और PAT के आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े यहाँ भी मजबूत हैं। पहले EBITDA की बात करते हैं। EBITDA, इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? कई बार लोग इसमें उलझ जाते हैं। देखिए, आप इसे बिजनेस का कोर इंजन समझिए। गाड़ी में AC, म्यूजिक सिस्टम, ये सब हटा दें तो इंजन की असली ताकत कितनी है? अच्छा उदाहरण है। वैसे ही कंपनी के मुनाफे से जब हम ब्याज, टैक्स और दूसरी अकाउंटिंग की चीजें मतलब डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन हटा देते हैं तो उसके असली धंधे में कितना दम है ये EBITDA बताता है। बहुत बढ़िया। तो सिनेरोस के कोर इंजन में कितना दम है? H1 FY26 में EBITDA 83.7 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 88% ज्यादा है। 88%।
और जो मार्जिन है यानी हर 100 रुपए की बिक्री पर कितना ऑपरेशनल मुनाफा हुआ, वो भी 24.6% से सुधरकर 27.9% हो गया है। मतलब कंपनी सिर्फ बिक्री ही नहीं बढ़ा रही बल्कि हर बिक्री पर ज्यादा कमा भी रही है। बिल्कुल। और पीएटी यानी नेट प्रॉफिट जो आखिर में शेयर धारकों के लिए बचता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो और भी तेजी से बढ़ा है। H1 FY26 में 51.3 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 114% ज्यादा है। 114%। हाँ, और मैनेजमेंट का लक्ष्य तो इस साल पीएटी को दुगना करने का है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पेच है। आपने शुरू में बताया था कि कंपनी के दो हिस्से हैं, रेगुलेटेड बाजार और उभरते बाजार। इनके मुनाफे में जमीन आसमान का फर्क है ना? बिल्कुल, और यही कंपनी की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। रेगुलेटेड बाजारों में जहां अमेरिका जैसे देश हैं, वहां ईबिडा मार्जिन लगभग 40% है, एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार की तरह। 40%? और उभरते बाजार वो सिर्फ 6% मार्जिन पर चल रहे हैं। सिर्फ 6%? हाँ। मतलब कंपनी के दो इंजन हैं, एक जो स्पोर्ट्स कार की तरह 40% मार्जिन पे भाग रहा है और दूसरा जो 6% पे बस घिसट रहा है। और ये दूसरा इंजन कमाई का लगभग 20-30% हिस्सा भी है। सही काम। और मुनाफे में कुछ खास योगदान नहीं दे रहा। ये बिजनेस के अंदर ही एक अजीब सी खिंचतान है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो एक खूबसूरत लेकिन थोड़ी जटिल तस्वीर दिखा रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ मुनाफा कमाना काफी नहीं है अगर वो पैसा कैश में नहीं बदल रहा। बिल्कुल। या कंपनी कर्ज में डूबी हुई है, तो क्या सिनोरिस की तिजोरी भी उतनी ही मजबूत है जितनी इसकी कमाई? चलिए बैलेंस शीट को देखते हैं। यहाँ तस्वीर काफी हद तक मजबूत दिखती है। सितंबर 2025 तक कुल कर्ज लगभग 232 करोड़ रुपए है। और इक्विटी के मुकाबले? इक्विटी यानी शेयरधारकों का पैसा 834 करोड़ रुपए है। मतलब डेट टू इक्विटी अनुपात काफी कंट्रोल में है। ये अच्छी बात है। हाँ, और हाल ही में आईपीओ से मिले पैसों से इन्होंने कर्ज चुकाया भी है। और कंपनी के रिजर्व्स भी बहुत तेजी से बढ़े हैं। मार्च 2024 में 174 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2025 में 768 करोड़ रुपए हो गए। हाँ, ये बहुत बड़ा उछाल है। ये दिखाता है कि कंपनी कमाई को अपने पास रख रही है, जो भविष्य के विस्तार के लिए अच्छा है। लेकिन अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हाँ, क्या ये सारा मुनाफा सिर्फ कागज पर है या सच में कैश बनकर कंपनी के बैंक अकाउंट में आ रहा है? और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 46 करोड़ रुपए नेगेटिव था। नेगेटिव? मतलब कंपनी अपना रोज का काम चलाने के लिए भी बाहर से पैसा लगा रही थी, अपनी जेब से? बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी। लेकिन इस साल के पहले 6 महीनों में H1 FY26 में ये पूरी तरह से पलट गया है। अच्छा। अब ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव 31.4 करोड़ रुपए है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब अब बिजनेस खुद पैसा बनाकर दे रहा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, कंपनी के स्वास्थ्य में एक बड़े सुधार का संकेत है। चलिए पहले इन्हें भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। हाँ, ये बताता है कि कंपनी शेयर धारकों के लगाए हर 100 रुपए पर कितना मुनाफा कमा रही है। और ROC? खासकर अमेरिका की फैक्ट्री की क्षमता बढ़ाने में। जब आप एक नई फैक्ट्री लगाते हैं या क्षमता बढ़ाते हैं तो पैसा तो आज लग जाता है, लेकिन उससे पूरी कमाई आने में समय लगता है। समझ गया। तो जैसे जैसे नई क्षमता का इस्तेमाल बढ़ेगा, इन अनुपातों में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा एरिया है जिस पर आने वाली तिमाहियों में नजर रखनी होगी। ठीक है, तो ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। अब भविष्य की ओर देखते हैं। मैनेजमेंट आगे के लिए क्या योजना बना रहा है? ये ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखने के लिए इनके पास क्या तरकीबें हैं? कंपनी के पास ग्रोथ के लिए एक साथ कई इंजन चालू हैं। पहला, इस साल 15-16 नए प्रोडक्ट्स मतलब ANDA लॉन्च करने की योजना है। 15 से 16? ये तो काफी एग्रेसिव प्लान है। दूसरा, अमेरिका की फैक्ट्री की क्षमता को लगभग दोगुना करके 2 अरब यूनिट्स तक ले जाया जा रहा है। और वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस, उसका क्या? हाँ, CDMO बिजनेस में फिलहाल $23 मिलियन की ऑर्डर बुक है, जो लगातार बढ़ रही है। अच्छा। भारत में भी ब्रांडेड जेनरिक्स बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और इस साल 50 करोड़ से ज्यादा की आय का लक्ष्य है। और आखिर में वो जो 6% मार्जिन वाला सुस्त इंजन था, उभरते बाजारों वाला, हाँ, उसे भी ठीक करने की कोशिश हो रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि वे वहां ज्यादा मुनाफे वाले प्रोडक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं और मार्जिन को 15-17% तक ले जाने का लक्ष्य है। 6% से 15-17%?
ये तो बहुत बड़ा जंप होगा। बिल्कुल, और यही देखने वाली बात होगी। सुनने में तो ये एक बेहतरीन प्लान लगता है, हर तरफ से ग्रोथ की तैयारी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, कुछ जोखिम भी होंगे। वो कौन से रेड फ्लैग हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है? बिल्कुल, और यहाँ 3 बड़ी बातें हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती वही है उभरते बाजारों का कम मुनाफा। जो अभी हमने डिस्कस किया। हाँ, मैनेजमेंट ने सुधार का वादा तो किया है, लेकिन उस वादे को हकीकत में बदलना बहुत जरूरी है, वरना ये बिजनेस कंपनी के मुनाफे पर एक बोझ बना रहेगा। ठीक है, दूसरा खतरा कहाँ दिखता है? वर्किंग कैपिटल में कंपनी के वर्किंग कैपिटल दिन 22 से बढ़कर 88 हो गए हैं। 28 से 88, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि ग्राहकों से पैसा वसूलने में ज्यादा समय लग रहा है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ये कैश फ्लो पर दोबारा दबाव डाल सकता है। भले ही ऑपरेशनल कैश फ्लो भी पॉजिटिव हुआ हो। बिल्कुल। और तीसरा जोखिम? वो है एग्जीक्यूशन का। कंपनी एक साथ कई घोड़ों पर सवार है। अमेरिका में विस्तार, नए प्रोडक्ट्स, एपीआई इंटीग्रेशन, उभरते बाजारों को सुधारना। मतलब एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है। हाँ, और इतनी तेजी से भागना अच्छा है, लेकिन किसी भी एक जगह पर पैर फिसला तो पूरी गाड़ी पटरी से उतर सकती है। इन सभी योजनाओं को बिना किसी गड़बड़ी के लागू करना ही असली परीक्षा है। तो अगर इस पूरी कहानी को समेटें तो वो 3 सबसे काम की सकारात्मक और 3 सबसे बड़ी चिंता की बातें क्या हैं? ठीक है, इसे संक्षेप में समझते हैं। 3 सकारात्मक पहलू हैं। पहला, जबरदस्त ग्रोथ। आय और मुनाफे में जो रफ्तार है और मैनेजमेंट ने जो आगे के लिए गाइडेंस दिया है वो बहुत मजबूत है। ठीक है। दूसरा, कैश फ्लो का पॉजिटिव होना। नेगेटिव से पॉजिटिव होना ये कंपनी के बिजनेस मॉडल के मजबूत होने का सबसे बड़ा सबूत है। और तीसरा, इसका अनोखा बिजनेस मॉडल। अमेरिका में फैक्ट्री होने की वजह से जो इसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और कंट्रोल्ड सब्सटेंस के बाजार में बढ़त मिलती है, उसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। ये तो हुए पॉजिटिव्स, और वो 3 बातें जो रात को चैन से सोने न दें। 3 जोखिम हैं। पहला, उभरते बाजारों की पहेली। यहाँ कम मुनाफा एक बड़ी और वास्तविक चिंता है। मैनेजमेंट को इसे सुधार कर दिखाना ही होगा। दूसरा, बढ़ता हुआ वर्किंग कैपिटल। ग्राहकों से पैसा मिलने में हो रही देरी कैश फ्लो के लिए एक साफ खतरा है। और आखिरी, और तीसरा, तेजी से फैलने का जोखिम। कंपनी की महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, लेकिन इन सभी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने की क्षमता पर ही भविष्य का पूरा दांव लगा है। तो सेनियोरिस बहुत तेजी से एक जटिल और ग्लोबल फार्मा बिजनेस खड़ा कर रही है। निवेशकों के लिए असली सवाल अवसर के बारे में नहीं है, जो कि साफ तौर पर दिखता है, बल्कि मैनेजमेंट की इस मुश्किल रेस को बिना लड़खड़ाए पूरा करने की क्षमता पर है। और अंत में एक विचार करने वाला सवाल ये है, क्या कंपनी अपने भविष्य के बड़े निवेश जैसे स्टेराइल इंजेक्टेबल्स को शुरू करने से पहले अपने इन 2 मौजूदा मुद्दों को सुलझा पाएगी? कौन से 2 मुद्दे? पहला, बढ़ते हुए वर्किंग कैपिटल को काबू में लाना, और दूसरा, उभरते बाजारों के बिजनेस को मुनाफे में लाना। इसका जवाब ही कंपनी की आगे की दिशा तय करेगा। हमें उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको लगता है कि हमारे काम से आपको वैल्यू मिल रही है, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगली बार तक के लिए अलविदा।